मनरेगा पर हमला, गरीबों के हक पर वार, कांग्रेस का बड़ा आरोप। कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर गरीबों से रोजगार का संवैधानिक अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि सुधार के नाम पर लाए गए नए कानूनों और नियमों से दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की मूल भावना को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के अनुसार मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज काम की गरिमा और गांवों के विकेंद्रीकृत विकास की सोच का प्रतीक रही है। लेकिन मौजूदा सरकार ने न केवल इस योजना से गांधी का नाम हटाया बल्कि करीब 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला किया है। कोविड-19 जैसे संकट के समय जिस योजना ने गांवों को आर्थिक संबल दिया, आज वही योजना सिमट कर साल में केवल 50 से 55 दिन के काम तक सीमित हो गई। मनरेगा को कमजोर करने के आरोप। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा के विरोधी रहे हैं। बजट में लगातार कटौती, राज्यों के फंड रोकना, बड़ी संख्या में जॉब कार्ड हटाना और आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य करना, इन सब वजहों से करोड़ों मजदूर योजना से बाहर हो गए हैं। पार्टी का कहना है कि मनरेगा को अधिकार आधारित योजना से बदलकर केंद्र के नियंत्रण वाली सशर्त स्कीम बनाया जा रहा है, जिससे राज्यों और मजदूरों की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। संघीय ढांचे पर चोट का आरोप। कांग्रेस ने कहा कि अब राज्यों पर 40% खर्च डालने की तैयारी है, जबकि नियम, ब्रांडिंग और श्रेय केंद्र अपने पास रखना चाहता है। इसे पार्टी ने संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए राज्यों के साथ आर्थिक धोखा करार दिया है। डिजिटल कंट्रोल से बढ़ेगी मुश्किल। कांग्रेस के मुताबिक ग्राम सभाओं और पंचायतों के अधिकार छीनकर डिजिटल कमांड सिस्टम, जीआईएस मैपिंग और एल्गोरिदम आधारित निगरानी लागू की जा रही है। इससे स्थानीय जरूरतें नजरअंदाज होंगी और तकनीकी खामियों के नाम पर गरीब मजदूरों को योजना से बाहर किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में अदालत के फैसले को सच की जीत बताया। पार्टी का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना मूल अपराध की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं चल सकती। कांग्रेस का ऐलान। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि सत्ता के दबाव में की गई राजनीति टिकाऊ नहीं होती। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह मनरेगा, लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे पर हो रहे हमलों के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा पर हमला गरीबों की आखिरी आर्थिक सुरक्षा छीनने की कोशिश है और नेशनल हेराल्ड केस का फैसला बताता है कि सच आखिरकार सामने आता है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सबसे पहले क्षमा कि मैं थोड़ी देरी से आई हूँ। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, लेकिन मेरठ ननिहाल भी है मेरा और अपने ननिहाल में बहुत समय बाद आना हुआ है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मुझे मेरठ एक प्रेस वार्ता के लिए भेजा गया है, जिसमें हम दो मुख्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जिसमें पहला मुद्दा है महात्मा गांधी नरेगा योजना का जिस तरह नाम बदलकर और एक कानून बनाया गया, जिससे कि जो कि हमने 200 गाँव में 2005 से हमने मनरेगा को शुरू किया था। 200 गाँवों से हमने एक पायलट योजना उस समय चलाई थी। उसका किस तरह नाम बदलकर और किस तरीके से परिवर्तन कर उस योजना का जो पूरा का पूरा मर्म है उसे निचोड़ने का, उसे खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा विषय है कि नेशनल हेराल्ड में जिसे 12-13 साल खींचा गया, केस को चलाया गया, बिना बात में रगड़ा गया, प्रतिशोध की भावना दिखाई गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा और कहीं ना कहीं करारा तमाचा कोर्ट के द्वारा सरकार के मुंह पर पड़ा। सबसे पहली बात हम करेंगे मनरेगा की। तो देखिए, 2005 में शुरुआत हुई थी। 200 जिलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था और उस समय पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे वरिष्ठ नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी, और उन्होंने संसद में कहा था कि स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद आज तक ग्रामीणों के लिए इससे अच्छी कोई योजना हुई ही नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी सबके लिए सम्माननीय है, लेकिन वरिष्ठ नेता तो भाजपा के थे। भाजपा ने अपनी ही नेताओं की बातों को अनसुना कर दिया और जो ग्रामीण योजना कोरोना जैसे काल में एक आर्थिक संकट जब देश पर आया, उस समय जिस योजना ने लोगों का साथ देने का काम किया, गरीबों की मदद करने का काम किया, उस योजना के मर्म को निचोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। इन्होंने वादा किया था, जी हम आएंगे तो 100 स्मार्ट सिटी देंगे, हम आएंगे तो बनारस क्यूटो बन जाएगा, हम आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? क्या बनारस क्यूटो बना? क्या काला धन वापस आ गया?
नहीं आया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास जब काम करने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो जिन योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन में विरोध करती आई, उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर अब उन्हें सराहने का काम किया जा रहा है। चाहे वो आधार की बात हो, आधार मेरी पहचान की बात हो, या फिर महात्मा गांधी नरेगा योजना की बात हो। अब इसके जी कहा जा रहा है राम जी का नाम जोड़ दिया गया है। तो मैं बताना चाहती हूं कि भाजपा किस राम को मानने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने भगवान राम की झूठी सौगंध खाई, और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिनके ठगबंधन में संजय निषाद जी हैं। उन्होंने कहा था भगवान राम जी तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, उनकी वल्दियत पर प्रश्न उठाने का काम किया था। इन्हीं के मंत्री ने माता सीता जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। क्या ये लोग भगवान राम के कभी हो सकते हैं? और मैं तो कहती हूं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन राम का नाम क्यों जोड़ा गया है? इस राम के आगे का एक हिडन एजेंडा समझिए। ये राम भगवान राम वाला राम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, ये राम नाथुराम गॉडसे का राम है। क्योंकि इन्होंने हमेशा गॉडसेवादी रणनीतियों को अपनाने का काम किया। गॉडसे पूजक रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी क्यों, भाजपा की बड़ी अम्मा आरएसएस ना तो कभी संविधान को मानने का काम किया, ना कभी राष्ट्रगीत को मानने का काम किया। लेकिन राष्ट्रगीत पर बहस करा ली जिससे कि जनता के मुद्दों से भटकाया जा सके। लेकिन खुद आरएसएस ने कभी उस राष्ट्रगीत को अपनाने का काम नहीं किया। इन्होंने खुद अपना एक गीत बनाया था, नमस्ते सदा वत्सले। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी यहां ज्ञान बांटने का काम ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। मनरेगा के अंदर पहले चलता था 90 और 10% का शेयर, जो बजट में था 90% केंद्र सरकार उसको भरती थी और 10% राज्यों पे उसका भार रहता था। उसको अब इन्होंने 60 और 40 कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 12,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मनरेगा के लिए मिले, अब ये बताइए क्या उत्तर प्रदेश जैसा राज्य उसका 40% 5,000 करोड़ के आसपास आएगा? क्या भरने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य? क्या अन्य राज्य तैयार होंगे 40% उस अमाउंट को भरने के लिए? और जो समय 8 घंटे काम करने का होता था एक मजदूर के लिए, उसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज को ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ पहले काम कौन तय करता था? ग्राम पंचायतें, सरपंच। अब जिस सरकारी बाबू बिठाए जाएंगे और वो कामों को तय करने का काम करेंगे। देखिए, मुझे तो लगता है कि आज कुछ पंक्तियां बड़ी सार्थक सिद्ध होती हैं कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, जेनजी को भी चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और आज इस सरकार किस चीज का उदाहरण पेश कर रही है कि गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। और मुझे लगता है अब निर्वाचन निर्भर है हथकंडों पर, और वो हथकंडे चाहे एसआईआर से किए जाए, चाहे ईवीएम में घोटालेबाजी करके किए जाए। आज ये हथकंडे रह गए हैं सरकार के पास। ना कोई काम है, ना कोई इनके पास बेस है जिसके बारे में बात कर सके। लगातार झूठे नारे दिए गए। एक नारा इन्होंने दिया जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हुआ उस नारे का? मैं आपको बताना चाहती हूं कि लगातार, चाहे वो जेनजी के साथ हो रहा हो, इसी उत्तर प्रदेश की घटना है, चाहे वो बेटियों के साथ हो रहा हो, उत्तर प्रदेश की घटना है कि जेनजी के साथ एक सत्यवीर सिंह लोधी, एटा के अंदर सत्यवीर सिंह लोधी को पुलिस हिरासत में उसको मार दिया गया, हत्या हो गई। कोई जवाबदेही नहीं। विधायक भाजपा के, मंत्री भाजपा के, संतरी भाजपा के, शासन भाजपा का, प्रशासन भाजपा का, सब कुछ भाजपा का, लेकिन जवाबदारी भाजपा की नहीं है। जब शासन प्रशासन आपका है तो जवाबदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है। और आप उसी जेनजी से उम्मीद करते हैं जिन जेनजी को आप पुलिस कस्टडी में रखकर मारने की बात पर आप विरोध नहीं कर पाते, उस जेनजी से आप वोट की बात करते हैं। वो आप चाहते हैं वो आपको वोट देगा। जेनजी भी बहुत समझदार है, महिलाएं भी बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ है मध्य प्रदेश। शिवपुरी के अंदर एक मंदिर का महंत एक विकलांग लोधी ओबीसी हिंदू बेटी का बलात्कार मंदिर के परिसर के अंदर करता है। उसका नाजायज बच्चा उस बलात्कार से पैदा हो जाता है। 1-1.5 साल का वो बच्चा हो गया। अभी तक आरोपी का पता ही नहीं है। महंत वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। एसपी साहब कहते हैं जी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। ये इन सरकारों की हालत है। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो शोध प्रतिशोध करने के लिए ये ईडी को लगाते हैं, सीबीआई को लगाते हैं। और उसी का एक मैं उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगी कि हमारे सामने आया नेशनल हेराल्ड का केस, जो 12-13 साल जिस केस को जबरदस्ती खींचा गया, कोई पैसे का स्थानांतरण नहीं, कुछ नहीं, और बार बार ये सीबीआई के द्वारा मना कर दिया गया एफआईआर करने से, उसके बावजूद बार बार
कोशिश की गई कि किसी तरह से राहुल गांधी जी को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को उसमें घसीटने का प्रयास किया जाए, लेकिन उसके बाद कोर्ट की एक बात सामने आई और करारा तमाचा लगा इनके मुंह पर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। और अब तो भाई SIR पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि भाई 4 करोड़ वोट काट दिए गए, 4 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। कौन है? अब सबसे पहला सवाल कि क्या ये इनमें घुसपैठिए भी हैं, क्योंकि भाजपा कभी घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं दे पाई। 2017 में तो मात्र 51 घुसपैठिए पकड़ पाई है और कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम किया। तो पहली बात तो क्या अब तक अगर वोट SIR से पूर्व जो सरकारें चुनी गई, भाजपा की सरकार भी उन्हीं में चुनी गई, तो क्या वो घुसपैठिए भी उसमें वोटिंग कर रहे थे? और अगर घुसपैठियों के द्वारा चुनी गई सरकार है तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकारें गिर जानी चाहिए इनकी। इस्तीफा दीजिए, कुर्सी खाली कीजिए, उसके बाद एक एक नागरिकता का कार्ड सबको बांटिए जिससे उनकी नागरिकता प्रूफ हो, जिसमें घुसपैठिए ना हो, और उसके आधार पर फिर कराइए जी, SIR भी कराइए। परिभाषा है आपकी घुसपैठियों